सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज जारी है। ऐवान में सियासतदानों की शोला बयानी सामीन को मुतवज्जे भी किए हुए है। घरों, दफातर और बाज़ारों में टेलीविज़न की स्क्रीन पर हुक्मरानों की ये शोला बयानी और वलवला देखकर हर शहरी ये सोच रहा है काश हमारे चुने गए नुमाइंदे आम शहरी के लिए भी इसी तरह से आवाज़ बुलंद करें जैसे अपनी सियासी जमात के कायद के लिए बुलंद करते हैं। अवाम हुक्मरानों की शोला बयानी को सुनते हुए ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो वक्त कब आएगा जब कौमी असम्बली का मुंतखब नुमाइंदा आम शहरी की आवाज़ बनेगा, हमारे मसाइल और हमारी परेशानियों के लिए कानून साजी भी करेगा, हमारे रोज़गार के लिए बात करेगा, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत, हमारी सेहत, मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की बात करेगा। मगर होता क्या है, आम शहरी कौमी असम्बली में गरजने वाले इन सियासतदानों की शोला बयानियाँ और वलवला अंगेज़ तकरीर को सुनता चला जाता है, मगर उससे अपने हुकूक के लिए कोई आवाज़ उठती सुनाई नहीं देती। अगर उसे सुनाई देता है तो बस ये कि साबिका हुकूमतों में करप्शन कैसे हुई, उसे सुनाई देता है तो बस ये कि समंदर पार छुपने वाले एक अखबार में साबिका हुकूमत की करप्शन को आखिर किस तरीके से सामने लाया गया। अगर उसे कुछ सुनाई देता है तो बस ये कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जिसे एक आम शहरी अपोजिशन की ज़बान से यही समझ पाता है कि एहतसाब की वजह से महंगाई हो रही है, वो मुआशी बहरान का शिकार है। अगर यह एहतसाब रुक गया तो मुल्क व कौम को कोई ख़तरा नहीं। आज यही तमाम तर नोट है जिससे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ आज की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राना सनाउल्लाह को आज बरामदगी के केस में अदालत में पेश किया गया। जुडिशल रिमांड में उनके 14 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई। राना सना ने कहा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सियासी इंतकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे खून का टेस्ट करवा लें, अगर सिगरेट का भी पता चल जाए तो बिना ट्रायल के मुझे आप सज़ा दे दें। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी साहब ने यह कहा कि हमने 3 हफ्ते तक राना सना की रेकी की, उस रेकी के बाद हमने राना सना को गिरफ्तार किया और जो सामान उनसे बरामद हुआ उस सामान का उन्होंने खुद एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह, वो इल्ज़ामात आके साबित करें अदालत में, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं और ये सारे सबूत लेकर हम अदालत जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदलिया पर एतमाद नहीं होगा तो फिर आखिर इंसाफ कैसे होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर हरगिज़ नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि एक और ख़बर सामने आई है जिनमें 2 अफराद के कत्ल का मामला है और इन 2 अफराद के कत्ल के मामले पर भी अब पुलिस ने राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल दी गई है और ख़बर ये भी है कि जो पुलिस ने बुरसा के एहतजाजी मुजाहरों की वीडियोज़ भी हासिल की हैं और तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है। हम कोशिश करें कि राना सनाउल्लाह की जो अहलियाँ हैं उनको हम कॉल पर ले सकें, लेकिन पहले मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कुछ देर बाद सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर लें। लगारी साहब, ये जो सूरत हाल बन रही है राना सनाउल्लाह की, अभी शहरियार आफरीदी साहब की मैंने तमाम दिल खिताब का भी जिक्र किया और आज की पेशी का भी जिक्र किया, आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? एक तो ये है कि अगर ये पूरा एहतसाब का अमल जो है एक रवां-दवां अमल के तौर पर होता, अगर इसके ऊपर शकूक व शुबहात के साए ना होते, अगर इसके बारे में सवालात ना होते, ये नहीं कि सवालात अपोजिशन उठा रही है, सवालात उठ रहे हैं नैब की कारकर्दगी से, नैब के तरीक़ेकार से, तो और अगर मुख्तलिफ जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेट करने वाले या मुख्तलिफ इदारे जो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, अगर उनके काम में एक तवातुर और तसलसल होता तो आप समझ सकते हैं कि जनाब ये बात तो वाकई कमाल की है। जैसे ये बताया जा रहा है कि 2-3 हफ्ते रेकी की गई, ये बात आज सामने आ रही है। जिस तरह से उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार जिस तरह किया है कि वो तो ऐसे कि लोग सब हैरान हो गए। आप 3 हफ्ते से रेकी कर रहे थे, आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहे थे, आप कोई कमाल का वो किया था और एक ऐसे आदमी को आपने अचानक जो हाईवे पर जो है वो लेकर चल रहा है जो मोस्ट वांटेड है, जो कई हफ्तों से, आप तो 3 हफ्ते से रेकी कर रहे हैं तो 3 महीनों से कह रहे थे कि जी मुझे गिरफ्तार किया जाने वाला है,
जिनको वो तो कई प्रोग्राम्स में ऑन रिकॉर्ड कह चुके ऑन हैं। रिकॉर्ड ये कह चुके थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाने वाला है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है, मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम होने वाला है, और आप जाकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कत्ल का मुकदमा डाल दें, आप उनके ऊपर जो है और दीगर मुकदमा डाल दें, जलाओ घिराओ के डाल दें, इंतहा पसंदगी डाल दें, दहशत गर्दी के डाल दें, वो फिर उसी तनाजुर में देखे जाएंगे जिस तनाजुर में उनकी आप कह रहे गिरफ्तारी हुई है। मशकूक हो गया है सारा मामला, ये अमल मशकूक हो गया है, ये अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि जनाब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवालात हैं, जब तक ये बुनियादी सवालात हल नहीं होते हैं। जो हमने वीडियोस देखी हैं एक जज साहब की, जो हमने ऑडियो और वीडियो देखी है एहतसाब के इस पूरे अमल के सरबराह की, फिर उसके बाद जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो हमें समझ में नहीं आएगा। हम बहुत छोटे अक्ल के, छोटे जहन के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे अक्ल का, छोटे जहन का आदमी हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं ये समझ से बालातर हैं। किस तरह से वो पाकिस्तान के जो मौत से भी आला हैं वो एहसाब कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी ज़ात जो है वो इन क्वेश्चन है। जो उनकी अपनी जो ऑडियो वीडियो सुनाई गई थी, जो सोशल मीडिया पर भी रही है, एक चैनल ने चलाई भी, उसके बाद क्या आप किस बात का एहतसाब और कौन सा एहतसाब, क्या अमल हो रहा है, ये सवाल है। और दूसरी तरफ ये जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया गया और जिस पुरस्रार अंदाज में एक बड़े कई घंटों तक उसके पर पर्दे पड़े रहे कि क्या क्या इल्ज़ाम लगाया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। और उसके बाद उनकी अहलिया एक बार आई थी, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो बैठे हुए थे और कहा गया जनाब कि ये हमने आपके गाड़ी से बरामद किया। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, ये मेरी गाड़ी से कुछ नहीं मिला है, आप गलत कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, लोग इसको आप कह रहे हैं अमल मशकूक हो गया है। चलें ठीक है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। मुस्लिम लीग नून से राना अफजल साहब में ज्वाइन करें। राना साहब, अभी शहरियार आफिदी साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि हमने 3 हफ्ते तक रेकी की। जब रेकी की तो उसके बाद ही हमने जो है वो तमाम तरह कार्रवाई की, और जो सामान बरामद हुआ वो सामान का एतराफ़ भी राना सनाउल्लाह ने किया। उन्होंने कहा सारे सबूत हैं हमारे पास, ये सबूत हम अदालत लेकर जाएंगे, लेकिन अगर राना सना कह रहे हैं कि उन पर इल्ज़ाम है तो वो ये साबित करें, अदालत में साबित करें। हुकूमत ने राना सनाउल्लाह पे नहीं डाली, अपने आप के ऊपर डाल दी है। और ये हीरोइन किसी ने पूरी कौम में क्या कहते हैं, किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। राना सनाउल्लाह के बदतरीन मुखालफिन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और बिल्कुल जो स्टोरी है जिस तरीके से आई, इट इज़ इम्पॉसिबल कि ऐसा हुआ हो। तो शहरियार आफिदी साहब का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हुकूमत की सफाई पेश करें, और वो बड़े जोश व खरोश से करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि आजकल इनकी हर बात झूठ साबित हो रही है, एक के बाद एक झूठ साबित हो रहा है। और जिस तरह से ये कौन सी ईमानदार हुकूमत होती है जो मीडिया पे पाबंदियां लगाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आपके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर सारा इंटरनेशनल मीडिया वॉकआउट कर गया। इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे कभी लगा है? पाकिस्तान की जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, अभी नारकोटिक्स के अंदर इन्होंने बेइज्जती कराई, इन्होंने इराक के ऊपर डिफेंस के फंड्स के ऊपर बेइज्जती करवाई पाकिस्तान की, दुनिया भर के अंदर कि पाकिस्तान चोरों का मुल्क है। तो ये तो हुकूमत हमें लेके बैठ गई है। ठीक है राना साहब, एक और केस के हवाले से खबर आज सामने आई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि समनाबाद में आसिफ भट्ट नामी और इमरान भट्ट नामी 2 भाइयों का कत्ल का मामला है। जो वर्सा हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस कत्ल में साबिक़ वज़ीर क़ानून राना सना साहब का हाथ है, और पुलिस ने इंक्वायरी खोल दी है, शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इस खबर को कैसे देख रही है मुस्लिम लीग नून? देखिए, मुझे हमदर्दी है, जिनके बच्चे कत्ल हुए हैं उनके साथ हमदर्दी है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई राना सनाउल्लाह जैसा बंदा कत्ल करवाएगा। इसकी इंक्वायरी हो जाए। मैं शहरियार अफरीदी की तरह कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा। आप इंक्वायरी करें, ईमानदारी से करें, लेकिन हर दुनिया का केस ये आप राना सनाउल्लाह पे डाल देंगे, हर दुनिया का जुर्म उसके ऊपर डाल देंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है। बहरहाल इंक्वायरी करें, अगर ऐसी बात होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो मजबूत आसाब के बंदे हैं, मालिक हैं, वो इंशाल्लाह फेस करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए कि राना सनाउल्लाह ने खुद मना किया है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए बात ना की जाए? मैंने यही सुना है। हमारे 1-2 साथियों ने बताया है कि उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। आज भी उनको लोग मिले हैं कोर्ट में, जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने शायद खुद भी कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं असेंबली में आऊं।
मेरा ख्याल है वो अपने लिए कोई असेंबली में इस वक्त रोल नहीं देख रहे या उनका माइंड सेट उनको इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत सीरियस किस्म का केस डाल दिया गया है। तो यकीनन कोई भी शख्स ऐसा हो जिसके ऊपर साथ ऐसा हुआ हो वो परेशान तो होगा। अच्छा, आर्मी चीफ से भी अपील कर दी है इंसाफ की राना सनाउल्लाह ने। वो कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब आर्मी चीफ नोटिस लें इस मामले का। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। आज उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। बिल्कुल अगर कहा है तो ज़रूर कहा होगा। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगाई साहब, तमाम तर सूरत हाल में क्या आपको लग रहा है कि नून लीग वो सिंपैथी हासिल कर रही है? जब हालात ऐसे होंगे तो सिंपैथी हासिल क्यों नहीं करेगी? कौन उसको मना करेगा? ना जनाब, आपके साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, इस तरह से तसलसल के साथ हो रहे हैं, तवातुर के साथ हो रहे हैं, आपके आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं, आपकी लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है, मुख्तलिफ मुकदमात बन रहे हैं, ये सारा कुछ उसके बाद जो है क्या पब्लिक सिंपैथी नहीं होगी? फिर जिस तरह से वीडियोज़ सामने आ रही हैं और उन वीडियोज़ में जो किरदारों का किरदार है वो सामने आ रहा है, तो फिर तो क्वेश्चन भी उठेंगे और ये भी बात होगी। और वो जो अपने आप को साबित करना चाहें कि हम मजलूम हैं, तो उनको कौन रोक लेगा कि वो अपने आप को मजलूम साबित ना करें जब इस तरह की सूरत हाल होगी। ठीक है। अच्छा, जज वीडियो स्कैंडल वाला मामला जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, ज़ाहिर आज कौमी असम्बली में भी इसकी गूंज है लगारी साहब। अब ये मामला आप जाते हुए किस तरह देखें, क्योंकि नून लीग और खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जज को हटाने की बात तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक अंदर हैं, तो ये कानूनी पहलू है। क्या नून लीग इस चीज़ को समझ नहीं रही या फिर इस पर सियासत करना चाह रही है? आखिर क्या मामला है ये? असल में ये बात बहरहाल उन्हें भी समझनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, कि एक ट्रायल हुआ और एक पूरा रेफरेंस दायर हुआ, रेफरेंस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एक ट्रायल हुआ है और एक जजमेंट आ गई है। आप कहें कि ये जजमेंट जो है वो किन हालात में लिखी गई, वो जज का क्या कंडक्ट था, क्या किरदार था, किस तरह होता रहा, उसके बहरहाल वो जजमेंट लिखी गई है और जजमेंट सुना दी गई है। और आप जजमेंट में उसमें आप जजमेंट के खिलाफ सुपीरियर जुडिशरी में मौजूद हैं। आपको जो कुछ भी कहना है आप जाकर सुपीरियर जुडिशरी में कहें। ये हो नहीं सकता है कि आप जाकर एक वीडियो पेश कर दें और मियां नवाज शरीफ को जो है जेल से बाहर निकाल दिया जाए, कहें जी ठीक है आप जाती उम्रा चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो आ गई है इसलिए आपको यहाँ से हम रिहा करें। कोई रियासत वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, सदर ममलिकत नहीं कर सकते, आर्मी चीफ नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मौजूद कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती है कि उनको जेल से निकाल कर बाहर भेजे। ये हो ही नहीं सकता है। अब आपके लिए जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलकर आपने जाना होगा। आपको हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट ने आपकी पेशी का वक्त मुकर्रर किया सितंबर में। सितंबर में जब इस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, जब सितंबर में हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी और जब वो कोर्ट सुन रही होगी इस मामले को, तो आपके पास जो भी शहादतें हैं वो जाकर पेश करें कोर्ट के। और आपके पास तो और भी एविडेंस हैं, तो वो भी पेश करें। वो सारे एविडेंसेस आप पेश करें, ये सारे वीडियोस पेश करें और उसके अंदर और भी आपके पास जो कुछ है वो सारा पेश करें। मसला ये है कि आप अल्टीमेट डिमांड ये कर रहे हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। फैसला कोर्ट की तरफ से हुआ है। आप इसमें भी आम माफी भी प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते ना। इस वक्त ये सूरत हाल है कि कानून के मुताबिक कोई भी फैसला, इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट को भी आखिरी तौर पर आना पड़ा किसी आम माफी के लिए, उसके लिए भी बहरहाल एक केस बनकर जाएगा। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। अब जाहिर है ये मामला तो है, लेकिन ज़ाहिर जो डेली मेल में खबर छपी है उसके बाद भी मामला वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो चैलेंज था उसको फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अब कबूल कर लिया है और वो कहती हैं कि बिल्कुल जाइए, बल्कि यहाँ नहीं बरतानिया की अदालत में जाइए, वहाँ पर अपने सबूत लेकर जाइए और आप वहाँ पर जाके उस सहाफ़ी को के ख़िलाफ़ भी मुकदमा करें और हमारे ख़िलाफ़ भी मुकदमा करें, क्योंकि हम तो बरतानिया की अदालत में जाना चाह रहे हैं। मौला बख्श चांडियो साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उनसे बात करते हैं। चांडियो साहब, ये जो मामला है, बरतानवी अखबार में छपने वाला जो आर्टिकल है उस पर ज़ाहिर शहबाज शरीफ पर जो खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है उसको अपोजिशन ख़ासतौर पर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है? क्या वाकई आपको लग रहा है ये इल्ज़ामात हैं और अब बैरूनी दुनिया से भी इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं? अपोजिशन तो जाहिर है हुकूमत के मौक़िफ़ को नहीं मानती। हुकूमत कोई दूसरा कोई काम कर ही नहीं रही है, सवाए इल्ज़ामात लगाने के, सवाए केस ज़ाहिर करने के, केस बनाने के, पकड़ने के। और क्या काम हुकूमत कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि इस हुकूमत को ज़रा से अच्छी तौक़ात थी
कि इस पुरानी रवायत को ख़त्म करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए उसी पुरानी रास्ते पे निकले। गिरफ्तारियाँ, झूठे केस, इंक्वायरियाँ, दावाएँ, इल्ज़ामात। हुकूमत इस मुल्क में हर जगह अल्लाह की कायम रहनी है। इनका भी हर दिन इनके इक़्तिदार का ख़ात्मे के करीब जा रहा है और इस सूरत हाल को इनको भी मुँह देना पड़ेगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का है, वो भी बहुत सारी दावाएँ करते थे, दहल की नहीं, 2 पैसे की नहीं की, करप्शन, औरों को करप्ट करते थे। आज कितने मुश्किल हालात का सामना है उनको। हम तो उनके साथ हैं, उनके दुआगू हैं, लेकिन इस सूरत हाल से इस हुकूमत को जरा सबक सीखना। ठीक है। अच्छा, जज विट्यूर स्कैंडल का मामला है, कौमी असम्बली में भी इस हवाले से बात हो रही है। चांडियों साहब, नून लीग के साथ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है इस मामले पर? देखिए, जो मामलात हैं, जिस किस्म के इस वीडियो आने से पूरा इस जज साहब का जो इतना भी एहतसाब है वो मशकूक बन गया है। इसी जज साहब को हर किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। आज जब वो खुद फंस गए, आज जब लोगों के सामने वो झूठे साबित हो रहे हैं और उनका जो अपना किरदार लोगों के सामने आया है, तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, पर ये कहता ज़रूर हूँ, उनको हटाने से इंसाफ का एक तकाजा पूरा हुआ है। लेकिन असल में उनका मुजरिम साबित हो जाना या ऐसी हरकतों में शरीक होना, उसके सारे इंसाफ को मुतनाज़ा बना दिया है, मशकूक बना दिया है। मेरा ख्याल है, मैं अपील करता हूँ इस सारी सूरत हाल का जायज़ा दोबारा से लिया जाए। ठीक है, लेकिन मैं आती हूँ चांडियों साहब आपके पास। लगातार हमने सुना चांडियों साहब जो कह रहे हैं, जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक मौक़िफ़ का तो इजहार कर रही है, लेकिन ज़ाहिर उस मामले को उस तरीके से टेकअप कर भी नहीं सकती। ज़ाहिर ये नून लीग का मामला है। लेकिन अब यही जज साहब हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के भी केसेस देख रहे हैं और दीगर अहम केसेस भी देख रहे हैं। वाकई इस मामले को सही तरीके से देखना भी चाहिए और अपोजिशन की बात को भी क्लियर करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये फैसला हो चुका है कि उन्हें इस तरह के केसेस नहीं देखने चाहिए या उनकी सर्विसेज जो हैं वो वापस कर दी गई हैं, तो वो फ़ैसला तो उस वक्त तक हमने सुना था वो ठीक था। बात ये है कि ये एक चीज़ सामने आ गई है कि उनका जनरल कंडक्ट कैसा है, उनका अपना किरदार कैसा है, उनका तर्ज़ अमल किस तरह मशकूक है। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ये सारी चीज़ें हम मीडिया के सामने तो रख रहे हैं, हम सियासतदानों के सामने रख रहे हैं, हम मासेस के सामने रख रहे हैं, हम व्यूअर के सामने रख रहे हैं। जिस जगह पर इनको जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। असल मामला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की सज़ा की माफ़ी का मामला सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज़ के बयान से हल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो बयान जारी करेंगे और शाम को हुकूमत ऐलान करेगी कि जी जेल का फाटक हम खोल रहे हैं, ले जाएं आप नवाज़ शरीफ। ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो जो जंग लड़ रही है टॉर्चर पे लड़ रही है ना, वैसे अमलन तो नजर नहीं आता। नहीं, अमलन भी अगर लड़ रही हूँ, अमलन भी अगर वो फील्ड में हो, वो इस मुतालबे को लेकर चली भी जाएं और रैली भी निकालें, तब भी बहरहाल वो जो रास्ता है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में आप इन एविडेंसेस को लेकर जाएं और अगर आप इनको समझ रहे हैं कि सफिशेंट आपकी जो है वो एडवांस किस्म की या मज़ीद आपके पास शहादतें हैं, तो आप लेकर पेश करें और कहें कि जनाब ये चीज़ें रह गई थी, अब ये नई चीज़ें आ गई हैं, इनको देखा जाए और उसके मुताबिक हाई कोर्ट फैसला करे। एक मास मोबिलाइजेशन हुई है इस सारे मामले के ऊपर। एहतसाब का अमल मैं पहले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि चीफ मुहतसिब जो हैं पाकिस्तान के, उनके अपनी वजह से भी मशकूक है, उनके अपने अमल की वजह से और उनके अपने किरदार की वजह से और उनके बारे में जो वीडियो आई है, जो ऑडियो आई है, उसकी वजह से वैसे ही इन क्वेश्चन था। अब मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हुई हैं, ये अलग बात है, लेकिन फैसला बहरहाल कोर्ट ने करना है। अनारकी नहीं हो चुकी है, मुल्क के अंदर तमाम इदारे काम कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं तो सुपीरियर जुडिशरी काम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मामलात को सुन रही है और उसने तारीख भी मुकर्रर कर दिया। आप उस तारीख से पहले या उसके दिन या उससे बाद में जो भी है, आप अपने जाकर वो सबूत जमा करवाएं कोर्ट के सामने और कहें कि जनाब आपके वकील उस केस को बाकायदा कानूनी अंदाज में, जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए। अच्छा लगाई साहब, चांडियों साहब पे भी जाने से पहले चेयरमैन सेनेट का भी मामला है, उस पर भी कल यही बात हुई कि रिक्विजिशन जमा नहीं करवाई जा रही। राजा जफरुल हक साहब ने भी कहा कि ये तो अपोजिशन लटका रही है इस मामले को, ये अपोजिशन का मामला है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर रिक्विजिशन जमा नहीं करवाई गई है तो फिर तो अजीब मामला है। मेरे ख्याल में
चेयरमैन सेनेट एक मखसूस मुद्दत तक उसके खिलाफ उसको बुलाने के वो हैं मजाज। जी जी। लेकिन अगर एक रिक्वेजिशन दे दी जाए और ये कानूनी रिक्वायरमेंट है तो अपोजिशन दे दे और इसको रिक्वेजिट कर ले। इस तरह से हुआ ये है कि फिर तो एक ख़ास मुद्दत में उनको बुलाना पड़ जाएगा इजलास। अब मौका ये नहीं है कि अपोजिशन के पास है, अपोजिशन को थैले लेकर तो नहीं चल रही है कि जनाब 2-4 सेनेटर हुकूमत के हम तोड़ लेंगे, वो नहीं होगा। अगर प्रेशर है तो हुकूमत की तरफ से हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ चलिए पूछ ले लेंगे हुकूमत का प्रेशर है, क्या वजह है। चांडियो साहब, क्या मामला क्या है रिक्वेजिशन का चेयरमैन सेनेट पर? अभी राज्यसभा कल कहा कि ये तो अपोजिशन का काम है और अपोजिशन रिक्वेजिशन जमा नहीं करवा रही। इस मामले में मामले को आगे लंबा करना, आगे ले जाना, इजलास ना बुलाना और फैसले की घड़ी को जल्दी ना लाना, वक्त को पीछे टालना, ये अपोजिशन का काम नहीं है, ना अपोजिशन का अख्तियार है। इसको मामले को लंबा करना हुकूमत का मामला है, इजलास बुलाना उनका है। रिक्वेजिशन कानूनी तौर पे हक है, करें तो भागना असल में टाइम चाहिए होता है। ये जो कर रहे हैं उसके लिए इनको टाइम चाहिए। मेरा ख्याल है अपोजिशन पे सवाल। तो चांडियो साहब मुझे ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट तब्दील होने हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है? हमें तो अभी भी ऐसी सूरत रखी थी सेनेट में, कहाँ कामयाबी हुई हुकूमत को? कौन सी कानून साजी वो असेंबली में कर सकी है? कि अभी जो मामला हुआ आप ताउन के साथ ही हुआ है। अगर अपोजिशन बिल्कुल अलग खड़ी हो जाएगी तो सेनेट में कुछ नहीं कर सकेंगे, चल ही नहीं सकेंगे। चेयरमैन ऐवान को चलाने का पाबंद है, वहाँ अपनी मर्जी की बातें तो चेयरमैन साहब नहीं कर सकते। अपोजिशन ताकतवर जमायत है। लेकिन बात तो यही है ना, जो इल्जामात लग रहे हैं कि यही वही सादिक संजरानी है जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी, अब ये वही सादिक संजरानी है जिनके खिलाफ आप लोग अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। तो आखिर क्या फ़ायदा क्या होगा आपको सादिक संजरानी को हटाने से? मुझे देखिए, मैं पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ, मेरी ज़ाती राय की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन ने फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, मैं उस पर अपनी राय नहीं देता, जायज़ है नाजायज़ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी का फैसला है, अपोजिशन का फैसला है। यकीनन जिसको लाए हैं उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे अपोजिशन को या पीपल्स पार्टी को। ऐसे तो कोई इंतशार नहीं चाहेगा। इतनी अफरा तफरी जो अभी हुकूमत पैदा कर रही है, जो उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की बाजार गर्म कर रखी है, तो ये अपोजिशन तो नहीं चाहेगी। ये तो एक साल पहले भी हो लेकिन ये तो हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो बात है ये तो मुस्तकिल की जा रही है और ये तो पहले भी हुई थी जब सादिक संजरानी को लेकर आए थे। वही हुआ। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज हो रहे हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो कल भी हो सकते थे। सादिक संजरानी तो वही है ना, वो तो तब्दील नहीं हुए हैं। वो कह रहे हैं ना कि तो पार्टी का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है, ये पार्टी जो फैसला करेगी हम तो पाबंद हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से आए हैं, अगर वो कहीं और से आए हैं, किसी की मदद से आए, तो कल भी उन्हीं की मदद से आ रहे थे। आपकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सलीम मांडवी वाला थे, और सलीम मांडवी वाला का नाम जो है वो बाद में विड्रॉ करके एक सुलह का रास्ता निकाला गया कि सादिक संजरानी को चेयरमैन के तौर पर माना गया और सलीम मांडवी वाला का नाम वाइस चेयरमैन के तौर पर लिया गया। तो ये सूरत हाल उस वक्त जो है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का आपस में निभा नहीं हो रहा था। अब पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का आपस में निभा नहीं हो रहा है, तो बीच में तो सादिक संजरानी आ गए ना, पहले उनको हटाने के लिए। लेकिन ये सूरत हाल फिर आगे हो सकता है, ये 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद यही पीपल्स पार्टी होगी कि आप हासिल बिरंजों से कैसे इनको कैसे निकालें। हो सकता है कि फिर ये सूरत हाल पेश आए और पीपल्स पार्टी नए हालात के तकाज़ों में कहीं और खड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। मौलाना चांडियो साहब, लेकिन मुझे बताएं ना आप लगारी साहब, अब ये जो सूरत हाल है ये कैसे ही चलता रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे चलना नहीं चाहिए। एक दफ़ा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए और एक लिहाज से एक मुस्तकिल इसका हल निकालना चाहिए। आपके लिए हालात अगर बदलेंगे तो फिर आप नए हालात में नए फैसले करेंगे, तो वो शायद इस तरह से ठीक नहीं चल सकेगा। सिस्टम को मुस्तकिल नहीं हो सकेगा, सिस्टम का चलता रहना नहीं चल सकेगा। पॉइंट है कि लगारी साहब, मजीद भी हम बात करेंगे नाजरीन प्रोग्राम में। ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद मजीद भी इशूज़ हैं। ज़ाहिर काबीना का इजलास भी अभी हुआ, उस पर ब्रीफिंग दी गई हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बात करेंगे। ज़ाहिर अपोजिशन के एहतजाज का मामला भी है और ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में तहरीक चलाने का ऐलान भी अपोजिशन कर चुकी है। ज़ाहिर वो कब कहाँ तक पहुँचा है प्लान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली लेकर आई है। चांडियो साहब, अभी तक हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक शुरू नहीं हो सकी हैं प्रॉपरली, तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी एहतजाज का ऐलान किया था। क्या प्लान क्या है पीपल्स पार्टी का एहतजाज के हवाले से? आप जिसको तहरीक कहते हैं वो अचानक कोई धावा बोलना होता है, कोई बहुत बड़े कोई अफरा तफरी को देखकर तहरीक करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। कल जो परसों स्ट्राइक हुई है वो तो इधर हमने स्ट्राइक देखी है बंदूक के जोर पे, लाठी के जोर पर, और पहले एक रात फायरिंग कर देना, लोगों को मार देना, गाड़ियाँ चलाना, फिर जाकर वो होती थी स्ट्राइक। अब ये जो 3 दिन पहले हुई है, मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, इस्लामाबाद बिल्लू एरिया को एक दुकान खुली हुई नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं थी जो एहतजाज था, पूरी पाकिस्तान में ये हड़ताल हो रही थी। यही तहरीक होती है, यही चीज़ें बढ़ते जो सूरत हाल अख्तियार करेंगी वो आप खुद ही देख लेंगे। आप जिस एहतजाज की बात कर रहे हैं और जो मईशत के बुरे हाल की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है चांडी साहब मुशीर ख़जाना भी आपके ही दौर वाले, वज़ीर ख़ारजा भी आपके ही दौर वाले, फिरदौस आशिक अवान साहबा भी वही, बाबर अवान साहब भी वही, फिर हालात वो क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तो हुकूमत से पूछना चाहिए, जो हमें गालियां दे रहे हैं, जो हमारे दौरे हुकूमत को बुरा कह रहे हैं। अब आपने वजीर इत्तलात का, बशीर इत्तलात का नाम लिया है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, वो बड़े कमाल की खातून है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन वही हमें डिफेंड करती रही। यही इल्ज़ाम जो आज हम पे लगा रही है उस ज़माने में अपोजिशन पे लगा रही थी, आज इन पे लगा रही है, हम पर लगा रही है। बाकी नाम भी आपने बड़े मोहतरम और मुकर्रम लिए, तो आप तो इस वज़ीर आज़म से पूछे, इनके वज़ीरों से पूछे, हमारे दौर पे तनकीद करने का अब जवाब क्या बच गया है? पॉलिसी तो सारी चलाने के लिए आपने वही लोग रखे हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुल्की मशक्क़त तबाह कर दी है इस हुकूमत ने, अगर हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही तो अपोजिशन बजाय धरना देने के या तहरीक चलाने के बैठ के इस मामले पर हुकूमत से बात क्यों नहीं करती? जमहूरियत की बका का गाना आप लोग क्यों गाते रहते हैं? फिर जो वजीर आज़म पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन की पार्टियों के लोगों को हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उनके साथ पीपल्स अपोजिशन कैसे तामुल करेगी? वो उनके गुलाम हैं, हम कोई उनके तनख्वाहदार हैं कि हम ऐसे करेंगे? इज्जत देंगे। आप मुल्क के मफाद करें, खल्क़े खुदा की खातिर आप झुक जाए ना, आपको अल्लाह ने हुकूमत दी हुई है, आप झुकें, आप हाथ बढ़ाएं, आप मिलाएं उनको गले। अगर आप गले नहीं लगाएंगे तो हम भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके मौलाना चांडियो साहब। आपने सुने गुफ्तगू। अब ये जो सूरत हाल है, रिफ्ट तो है, अब इस रिफ्ट में नुकसान किसका ज़्यादा हो रहा है लगारी साहब? अवाम का। सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासर अवाम हो रहे हैं, इसलिए कि महंगाई का असर अवाम पर पड़ रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, अवाम मुतासर होते हैं। रुपए की कीमत गिर जाती है, अवाम मुतासर होते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, अवाम मुतासर होते हैं। मिट्टी का तेल महंगा होता है, अवाम मुतासर होते हैं। सब्जियाँ, दूध, फल और जो चीज़ भी महंगी होती जाएगी। अब आटे वाले अगर चले जाते हैं 3 दिन की हड़ताल पर, जो रोज़ाना आटा जाकर दुकान से ख़रीद कर आते हैं, वो फिर कहाँ से आटा लाएंगे? किस तरह से लोग अपना घर में खाना पकाएंगे? ये सारी सूरत हाल तो हमें नज़र आ रही है। और मुतासर कौन हो रहा है? सारी सूरत हाल से अवाम मुतासर होंगे। मैं कहता हूँ कि हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत में 176 अरकान कौमी असम्बली हैं और 50 से ज़्यादा जो है वो सेनेट के अरकान हैं। तो क्या आपने सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखे हैं? सही। भाई कुछ तो ऐसे होंगे ना आपकी नज़र में कि जिनके साथ डायलाग हो सकता है। आप बामायनी बामकसद डायलाग का आगाज़ करें अपोजिशन के साथ, आप डेडलॉक को तोड़ें। ये जो है इस ख्याल को दिल से निकाल दें कि आप लोगों को नेस्त व नाबूद कर देंगे। कोई भी नहीं कर सका। जनरल पाकिस्तान की खातिर, आवाम की खातिर ही करें। जनरल अयूब खान नहीं कर सके, जनरल याहिया खान नहीं कर सके। आप मासस को, लोगों को, इंसानों को नेस्त व नाबूद नहीं कर सकते। आप जो है वो बैठें और बात करें, इस मसले का हल निकालें। इसलिए कि पाकिस्तान संगीन बहरान से गुजर रहा है और एक ऐसा बहरान हमारे सर पर खड़ा हुआ है कि जो लोगों को एक बहुत ही तबाहाली की तरफ ले जा रहा है। तो उसको निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत को बढ़ना चाहिए। चलें जी, पॉइंट टेकन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा कुलभूषण पर बात कर लें। जनाब, आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण यादव केस का फैसला
सुनाने जा रही है और बड़ा अहम दिन है कल। ये केस का फैसला क्या आता है ये तो कल शाम 7 बजे पाकिस्तान की वक्त के मुताबिक पता चलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द है वो जनाब हैक पहुंच गया है। वफ्द की क़यादत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब करें। शाहिद मेतला हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, तमाम तरह सूरत हाल को रिपोर्ट करते रहे हैं और उनके सामने खबर भी है। शायद बड़े ठोस दलाइल दिए गए हैं और जब से हुकूमत आई ये केस बड़े तरीके से आगे लेकर जाया गया है और इस केस को देखते हुए क्या लग क्या रहा है, कल क्या फैसला आने वाला है? क्या पाकिस्तान के हक में आएगा फैसला? सुमैया बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको और आपके नाज़रीन के लिए इसका ब्रीफ पेश कर दूं, उसके बाद फिर मैं बता भी सकूंगा कि क्या पाकिस्तान के हक में आने जा रहा है इसका फैसला या अगेंस्ट होगा। देखिए, भारत की जानिब से जो प्ली ली गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो ये ली गई थी कि जो कुलभूषण यादव है इसको ईरान से अगवा किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से और जो है उस पर फिर ट्रायल जो है वो शुरू किया गया और जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है कुलभूषण का वो सही नहीं है। और दूसरा, वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण यादव को कौंसलर एक्सेस दी जानी चाहिए थी। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर भारत जो है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जबकि इसको सपोर्ट करने के लिए भारत के पास जो दलाइल थे वो नाकाफ़ी थे, वो इतने ठोस नहीं थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा मौजूद है जिसको 2008 का कौंसलर एक्सेस ट्रीटी एग्रीमेंट भी कहा जाता है। उसके मुताबिक दोनों के दरमियान ये तय पाया था 2008 में कि कोई भी दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई मसला होगा, कोई मामला होगा तो उसमें दोनों स्टेट्स जो है बायलैटरल फैसला करने की मजाज होंगी और उसमें केस टू केस वेरी करेगा कि किस केस में जो है वो कौंसलर एक्सेस दी जानी चाहिए या नहीं। लेकिन भारत कहता है कि 36 जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल है उसके मुताबिक जासूसों को भी जो एक्सेस है वो दी जानी चाहिए। अच्छा, दूसरा, भारत की जानिब से भारत की जानिब से मिलिट्री कोर्ट पर जो एतराज़ किया गया था वो भी एतराज़ नाकाफ़ी था, चूँकि मिलिट्री कोर्ट में वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं जो एक सिविल कोर्ट में किए जाते हैं। कुलभूषण यादव को तमाम कानूनी सपोर्ट हासिल थी, कानूनी मदद हासिल थी, उसको जो भी लीगल असिस्टेंस चाहिए थी वो पाकिस्तान की जानिब से प्रोवाइड की गई। उसका एक लॉयर भी था जिसने उसका जो केस है उसको प्लीड किया और चूंकि मिलिट्री कोर्ट में इसलिए उसका ट्रायल किया गया चूंकि वो हाजिर सर्विस नेवी का एम्प्लॉय था। लेकिन और उसका एतराफी बयान मेतला और फिर ख़ाबर कुरैशी के जो दलाइल हैं उन तमाम चीज़ों की को मद्देनजर रखते हुए क्या ये उम्मीद कितने % की जा सकती है कि ये फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा? देखिए, मैं नेदरलैंड्स में हेग में मौजूद था जब भारत को मैंने आखिरी दिन पसपा होते लिटरली देखा जब उन्होंने कहा कि जब वो आखिरी अपील कर रहे थे जजेस के 13 रुकनी ज्यूरी है जिसके सामने वो कह रहे थे कि अगर आप इसको कुलभूषण को रिहा करने का हुक्म नहीं देते, अगर भारत पहुंचाने का हुक्म नहीं देते तो आप सिर्फ यही कर दीजिए कि कौंसलर एक्सेस दिलवा दीजिए और हम चाहते हैं कि इसका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में हो। ये भारत की प्ली थी और ये प्ली इसलिए ली गई आखिरी दिन चूंकि पाकिस्तान के दलाइल बहुत ठोस थे, बड़े मुदल्लल थे। तो मुझे जो सुमैया जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मेरी बात भी बहुत सारे लोगों से हुई है उसमें पाकिस्तान की दोनों सूरतों में जीत है। अच्छा। मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो दो चीजें कह सके, एक ये कि कुलभूषण को भारत भेज दिया जाए, एक ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी जो जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि वो ये कहे कि सिविल कोर्ट में इसका जो है वो ट्रायल किया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर ICJ ये बात करता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो अंदरूनी इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाए जाते हैं उसमें इंटरफेरेंस हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन अगर ये फैसला पाकिस्तान के हक में आता है, मितला लास्टली बता दें, ये अगर फैसला पाकिस्तान के हक में आता है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? फिर पाकिस्तान किस तरीके से मजीद इस पर कार्रवाई कर सकता है और अपनी अदालतों में लेकर मामला आ सकता है? जी 100% ये दोनों सूरतों में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हक में आएगा।
फैसला कल जो होने जा रहा है वो मुझे लग रहा है ये कहा जाएगा कि आप कुलभूषण को कॉन्सुलर एक्सेस दें, सही। जो कि पाकिस्तान एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पहले भी एक तरह से दे चुका है। दूसरा ये कहा जाएगा कि रीट्रायल किया जाए कुलभूषण यादव का, तो वो रीट्रायल 2 चीजें मुझे लगता है कल अदालत कहेगी कि कुलभूषण यादव को कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए और रीट्रायल किया जाए। पॉइंट टेकन। लास्टली लगारी साहब, जो भी फैसला आता है उम्मीद तो हम करें ज़ाहिर पाकिस्तान के हक़ में आए। कुलभूषण का फैसला आना आगे के हालात पर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की साख पर कितना असरअंदाज हो, ख़ुद पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के सामने कितना सुरखरू हो जाएगा ये फैसला आने के बाद? ख्याल में एक तो ये है कि भारत एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर टेररिज्म होता रहा और उसके अंदर लिंक जो है, एक ठोस लिंक जो है वो कुलभूषण की सूरत में पाकिस्तान के हाथ लगा था। उसने सारी चीज़ें बताई थी और जो चीज़ें बताई हैं वो उनको वेरीफाई किया गया, उनको क्लासिफाइड किया गया, उनको दोबारा देखा गया, वो चीज़ें उसी तरह निकली हैं जिस तरह से कुलभूषण से इंफॉर्मेशन मिली थी। तो ये साबित हुआ कि इंडिया का और इंडिया के वज़ीर आज़म खुलेआम जिस चीज़ को कह रहे हूँ और लाल किले में खड़े होकर कह रहे हूँ कि पाकिस्तान वो जो है इंडिया भारत उसके मामले में, बलूचिस्तान के मामले में जाएगा, इंटरवीन करेगा, जिस तरह से उनके सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र कह रहे थे कि जनाब हम ये करेंगे वहाँ पर, इनको दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएंगे और ये दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और सारे एविडेंसेस भी सारे मौजूद थे और इनका अपने जो बयान थे वो भी सामने मौजूद हैं। इस पर तो बहरहाल फैसला कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, चूँकि भारत ने उस तरफ जाकर ये अपील की थी कि जनाब इसको मिलना चाहिए, डिप्लोमेटिक एक्सेस मिलना चाहिए और उसके अलावा उसको जो है रीट्रायल होना चाहिए। तो मुझे रीट्रायल का बहरहाल मुझे समझ में नहीं आता है क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेगा कि इसको तो आपको लगता है कि ये जो अभी मेहता ने बात की रीट्रायल वाली, ये कहीं नहीं होगी? मैं ये कहता हूँ कि उसका कोई जस्टिफिकेशन देना होगा। जस्टिफिकेशन क्या क्या पाकिस्तान के तरीक़े इंसाफ पर, पाकिस्तान के लीगल जस्टिस सिस्टम के ऊपर क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ब्लेम रखेगा, ये इल्ज़ाम लगाएगा कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो ठीक नहीं है? क्या मेरे ख्याल में इतना बड़ा हमारे ऊपर नहीं इल्ज़ाम आ सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई है इस सारे मसले के, सारे सबूत पाकिस्तान के हक़ में जाते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया लगाई साहब आपका भी, शाहिद मिथला आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जनाब वक्त ख़त्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।